हेलो स्टूडेंट्स, शक्ति नंदन सर के साथ मैं शैलेश मंद्रे आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। हम फर्स्ट ईयर के वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस और एम्प्लॉयबिलिटी के वीडियो पहले ही अपने चैनल पे अपलोड कर चुके हैं। सेकेंड ईयर के स्टूडेंट के बहुत सारे मैसेज हमें मिल रहे थे कि सेकेंड ईयर के भी वीडियो आप बनाएं। तो इस सीरीज़ में हम ITI के सेकेंड ईयर के सभी इंजीनियरिंग ट्रेड के में पूछे जाने वाले वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे जो हमने भारतीय स्किल पोर्टल से लिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच इज द लॉ ऑफ फ्रिक्शन? घर्षण का नियम कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा ए, फ्रिक्शन फोर्स इज इंडिपेंडेंट ओवर द एरिया एंड शेप ऑफ द कॉन्टेक्टिंग सरफेस। घर्षण बल संपर्क सतहों के क्षेत्रफल और आकार पर निर्भर नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स अगेंस्ट ए मोशनल ऑब्जेक्ट? गतिमान वस्तु के विरुद्ध घर्षण बल की दिशा क्या होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा अपोजिट टू द ऑब्जेक्ट, मतलब वस्तु के खिसकने की दिशा के विपरीत। क्वेश्चन नंबर 3, विच फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन कॉन्टेक्टिंग सरफेस? संपर्क सतहों के बीच सामान्य प्रतिक्रिया के लिए कौन सा बल सीधे अनुपातिक होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पुशिंग फोर्स, धक्का देने वाला बल। क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स इन बिटवीन द व्हील एंड रोड्स इफ व्हीकल आर एबल टू रन ऑन रोड? यदि वाहन सड़क पर चलने के लिए सक्षम है तो निम्नलिखित में से कौन सा पहिए और सड़क के बीच में कार्य करेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, फ्रिक्शन, घर्षण। क्वेश्चन नंबर 5, विच इज यूजफुल फ्रिक्शन? कौन सा एक उपयोगी घर्षण है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ब्रेक-शू लाइनिंग। क्वेश्चन नंबर 6, विच इज वेस्टफुल फ्रिक्शन? कौन सा बेकार घर्षण है? तो इसका आंसर हो जाएगा रियर एक्सल गियर। क्वेश्चन नंबर 7, विच इज डिपेंडेंट ऑन द फ्रिक्शनल फोर्स? कौन सा घर्षण बल पर निर्भर करता है? तो आंसर हो जाएगा बी, कॉन्टैक्ट सरफेस, संपर्क सतह। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज एक्सप्रेस्ड? घर्षण गुणांक कैसे व्यक्त किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, इट इज द रेशियो बिटवीन फ्रिक्शनल फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन। यह घर्षण बल और सामान्य प्रतिक्रिया के बीच का अनुपात होता है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन? घर्षण गुणांक ज्ञात करने का सूत्र क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, म्यू इक्वल टू एफ अपॉन डब्ल्यू, जहां म्यू घर्षण गुणांक, एफ फ्रिक्शनल फोर्स और डब्ल्यू लोड है। क्वेश्चन नंबर 10, विच सिंबल इज यूज टू डिनोट कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन? घर्षण के गुणांक को दर्शाने के लिए किस प्रतीक का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, म्यू। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट काइंड ऑफ फ्रिक्शन इज कॉल्ड इफ टू ऑब्जेक्ट्स आर इन कॉन्टैक्ट एट रेस्ट? यदि दो वस्तुएं विराम अवस्था में संपर्क में हो तो किस प्रकार का घर्षण होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्थैतिक घर्षण। क्वेश्चन नंबर 12, विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट? कौन सा सही कथन है? इसका आंसर हो जाएगा सी, स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन। फिसलने वाला घर्षण हमेशा सीमित घर्षण से कम होता है। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड द फोर्स इफ द ऑब्जेक्ट इज जस्ट मूव अप द प्लेन? यदि वस्तु समतल पर सरक रही हो तो किस फॉर्मूले से इसे ज्ञात करेंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, डब्ल्यू साइन थीटा प्लस फाई अपॉन कॉस फाई। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन? इनमें से एंगल ऑफ फ्रिक्शन कौन सा कहलाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एंगल आर ओ एस। यहाँ पे पी पुल है कि वस्तु को खींचा जा रहा है, उसके अगेंस्ट में फ्रिक्शन फोर्स F लगेगा, और यहाँ R जो है नॉर्मल रिएक्शन है। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इफ द एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज Q? यदि घर्षण कोण Q है तो घर्षण गुणांक क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाता है C, tan थीटा। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट डिनोट्स द लेटर R इन द गिवन फिगर? दी गई आकृति में R क्या दर्शाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, नॉर्मल रिएक्शन, जैसा हम पिछले क्वेश्चन में देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ए लुब्रिकेंट? स्नेहक का क्या उद्देश्य होता है? तो आंसर हो जाएगा सी, टू रिड्यूस फ्रिक्शन, घर्षण को कम करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट टाइप ऑफ लुब्रिकेंट इज यूज्ड इन विक फीड लुब्रिकेंट सिस्टम?
बाती फीड स्नेहक प्रणाली में किस प्रकार के स्नेहक का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लुबाइल मीन्स लुब्रिकेंट ऑयल, ऑयल का उपयोग किया जाता है। Question number 19. Which lubrication system is provided with a ring oiler to splash lube oil continuously around the parts? भागों के चारों ओर लगातार लुब्रिकेंट ऑयल छिड़कने के लिए रिंग ऑयलर के साथ कौन सा स्नेहन प्रणाली प्रयोग की जाती है? तो आंसर हो जाएगा सी, स्प्लैश फीड सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 20. विच वन इज द 3 टाइप ऑफ लुब्रिकेशन सिस्टम इन जनरल यूज? सामान्य उपयोग में आने वाले 3 प्रकार के स्नेहल प्रणाली कौन सी हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ग्रेविटी फीड सिस्टम, फोर्स फीड सिस्टम एंड स्प्लैश फीड सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 21. विच लुब्रिकेशन सिस्टम एम्प्लॉयज ऑयल होल्स इन द मशीन्स? कौन सी स्नेहक प्रणाली मशीनों में तेल के छेदों को नियोजित करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ग्रेविटी फीड सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 22. व्हाट इज द नेम ऑफ द लुब्रिकेशन सिस्टम? इस लुब्रिकेशन सिस्टम का नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा बी, विक फीड सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 23. विच इज यूज टू रिड्यूस द फ्रिक्शन इन मशीन पार्ट्स? मशीन के पुर्जों में घर्षण को कम करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो आंसर है डी, लुब्रिकेंट्स, स्नेहक। क्वेश्चन नंबर 24. विच इज द मेन पर्पस ऑफ यूजिंग द लुब्रिकेंट ऑयल इन इंजन मूविंग पार्ट्स? इंजन के चलने वाले भागों में स्नेहक तेल का उपयोग करने का मुख्य उद्देश्य कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा बी, टू रिड्यूस फ्रिक्शन, घर्षण को कम करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 25. विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट? कौन सा कथन सही है? तो आंसर ए, लुब्रिकेंट एक्ट्स टू प्रिवेंट कोरोजन, स्नेहक जंग को रोकने का काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26. व्हाट कॉजेस द एफिशिएंसी ऑफ ए मशीन बाय मेंटेनिंग द लुब्रिकेशन? स्नेहक बनाए रखने से मशीन की दक्षता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ए, इंक्रीजेस, मतलब एफिशिएंसी बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 27. व्हाट इज द नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर लुब्रिकेशन? स्नेहक के लिए प्रयुक्त उपकरण का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, टी हैंडल प्रेशर गन। क्वेश्चन नंबर 28. विच प्रिंसिपल ऑफ लुब्रिकेशन कैन बी एम्प्लॉयड? स्नेहक के किस सिद्धांत को नियोजित किया जा सकता है? आंसर हो जाएगा सी, ग्रेविटी फीड सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 29. विच वे टू कूलेंट एक्ट एज ए लुब्रिकेंट? शीतलक किस प्रकार स्नेहक के रूप में कार्य करेगा? आंसर हो जाएगा बी, टू कैरी अवे द हीट, गर्मी को दूर करने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 30. व्हाट इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव अ बॉडी ऑफ मास 1000 kg इफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.4? एज्यूम 1 kg इक्वल्स टू 10 न्यूटन। एक वस्तु जिसका द्रव्यमान 1000 किलोग्राम है को विस्थापित करने में कितना बल लगेगा यदि घर्षण गुणांक 0.4 है? सो घर्षण गुणांक या म्यू जिसको अपन बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, वो होता है फ्रिक्शनल फोर्स अब डिवाइडेड बाय लोड। सो यहां पर घर्षण गुणांक आपको दिया गया है 0.4 और फ्रिक्शनल फोर्स आपको फाइंड करना है और लोड दिया हुआ है 1000 kg, जिसको हम न्यूटन्स में चेंज करेंगे मल्टीप्लाइड बाय 10, सो ये हो जाएगा 10,000 न्यूटन्स। तो यहां पर फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो आ जाएगा 4000 न्यूटन। और यही जो फ्रिक्शनल फोर्स है इतना ही बल आपको लगाना पड़ेगा जब आपको उस बल को डेसिबेट करना है या उस बल के अगेंस्ट में कोई कार्य करना है। सो ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 31. व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इफ अ फोर्स ऑफ 30 न्यूटन इज रिक्वायर्ड टू मूव अ बॉडी ऑफ मास 35 kg? एज्यूम 1 kg इक्वल्स टू 10 न्यूटन। सो यहां पर जो हमने पहले भी म्यू बराबर फ्रिक्शनल फोर्स अपॉन लोड देखा था, सो म्यू आपको फाइंड करना है। फ्रिक्शनल फोर्स आपको दिया हुआ है 30 न्यूटन और लोड दिया हुआ है आपको 35 kg। सो 35 kg को आप न्यूटन में चेंज करके मल्टीप्लाइड बाय 10 करके, सो दिस विल बिकम 30/350 और जो आपका आंसर हो जाएगा 0.0857 एंड ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 32. हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव एन ऑब्जेक्ट वेज 20 kg इफ द वैल्यू ऑफ m इक्वल्स टू 0.24? एक 20 किलोग्राम की वस्तु को विस्थापित करने के लिए कितने बल की आवश्यकता होगी
जहां पर म्यू बराबर 0.24 है। सो अगेन म्यू इक्वल्स टू एफ डिवाइड बाई डब्ल्यू। सो यहां पर म्यू दिया हुआ है आपको 0.24 और फोर्स आपको फाइंड करना है। लोड दिया हुआ है आपको 20 kg। सो यहां से आपको फ्रिक्शनल फोर्स आ जाएगा 4.8 kg एंड ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट इज वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट कुड बी मूव्ड बाय अ फोर्स ऑफ 30 kg इफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.0125। एक 30 किलोग्राम का बल कितना द्रव्यमान विस्थापित कर सकता है, जहां पर म्यू इक्वल्स टू 0.0125 है। सो म्यू इक्वल्स टू फ्रिक्शनल फोर्स डिवाइड बाय लोड। सो म्यू इक्वल्स टू 0.0125 और आपको फोर्स दिया हुआ है 30 और वेट आपको निकालना है। सो यहां से आपको वेट बराबर आ जाएगा 2400 kg। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इफ अ वेट ऑफ 150 kg इज इन इक्विलिब्रियम एंड द वैल्यू ऑफ म्यू इज 0.5773। सो झुकाव का कोण क्या होगा यदि 150 किलोग्राम का भार संतुलन में हो और म्यू बराबर 0.5773 है। सो म्यू इक्वल्स टू tan थीटा, जहां पर थीटा जो है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है या झुकाव का कोण है। तो यहां पर म्यू इक्वल्स टू दिया हुआ है 0.5773। सो इक्वल्स टू tan थीटा। सो थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स 0.5773। सो यहां से आपका जो थीटा है वो आ जाएगा 30 डिग्री। यहां पर जो वेट दिया हुआ है उसका कुछ भी सिग्निफिकेंस नहीं है, क्योंकि म्यू जो है वो केवल थीटा पर डिपेंड करता है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पर। इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 35, हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू जस्ट स्लाइड अ 20 kg ऑब्जेक्ट लाइंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल टेबल इफ म्यू इज 0.2। 20 किलोग्राम की वस्तु जो कि एक मेज पर है को खिसकाने के लिए कितने बल की आवश्यकता होगी यदि म्यू इक्वल्स टू 0.2 है। सो म्यू इक्वल्स टू फोर्स अपॉन लोड। म्यू दिया हुआ है आपका 0.2 और इसका जो लोड आपको फोर्स फाइंड करना है और लोड दिया हुआ है आपका 20 kg। सो यहां से फोर्स आ जाएगा आपका 4 kg एंड ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 36, what is the force required to move a 20 kg object with a coefficient of friction is 0.24। 20 किलोग्राम की वस्तु को विस्थापित करने के लिए कितने बल की आवश्यकता होगी यदि म्यू इक्वल्स टू 0.24 है। सो अगेन सेम फॉर्मूला यूज होगा, म्यू इक्वल्स टू फ्रिक्शनल फोर्स अपॉन लोड। म्यू इक्वल्स टू आपको दिया हुआ है 0.24, आपको फ्रिक्शनल फोर्स फाइंड करना है और वेट आपको दिया हुआ है 20 kg। सो यहां से आपको फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल्स टू 4.8 kg, या इसी को हम बोल देते हैं वही फोर्स जो रिक्वायर्ड होगा किसी बॉडी को डिस्प्लेस करने के लिए। सो ऑप्शन ए आपका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फॉर पुलिंग अ लोड ऑफ 400 kg बाय अ फोर्स ऑफ 40 kg। यदि 400 किलोग्राम का भार 40 kg के बल द्वारा खींचा जाता है तो घर्षण गुणांक क्या होगा। म्यू इक्वल्स टू फोर्स अपॉन लोड हो जाएगा। म्यू आपको निकालना है, फोर्स आप लगा रहे हैं 40 kg का और लोड आप खींच रहे हैं 400 का। सो यहां से आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आ जाएगा 0.1 एंड ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 38, हाउ मच विल बी द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फॉर मूविंग अ बॉडी ऑफ मास 80 kg बाय अ फोर्स ऑफ 40 kg ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस। एक 80 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु को 40 किलोग्राम के बल द्वारा किसी तल पर विस्थापित किया जाता है तो घर्षण गुणांक क्या होगा। अगेन सेम फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे, म्यू इक्वल्स टू फोर्स अपॉन लोड। म्यू आपको फाइंड करना है, फोर्स दिया हुआ है आपको 40 kg और लोड है 80 kg। सो यहां से आप डिवीजन करेंगे तो म्यू इक्वल्स टू 0.5 एंड ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, how much will be the weight of a body which will be moved by a horizontal force of 50 kg against a frictional resistance of 0.25। वस्तु का वजन क्या होगा यदि एक तल पर 50 किलोग्राम के बल द्वारा इसे विस्थापित किया जाता है और यहां पर म्यू जो है 0.25 है। सो म्यू इक्वल्स टू फोर्स अपॉन लोड। म्यू आपको दिया हुआ है 0.25, यहां पर आपको
वस्तु का लोड फाइंड करना है जहां पर बल जो है 50 kg लगा हुआ है अपॉन लोड। सो यहाँ से W आ जाएगा 50 डिवाइड बाय 0.25 एंड इट विल बी 200 kg एंड ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। Question number 40. What will be the approximate angle of inclination of an object if the coefficient of friction is 0.84? किसी वस्तु का झुकाव कोण क्या होगा यदि घर्षण गुणांक 0.84 है। सो यहां पर हमने पहले ही फॉर्मूला देख लिया है, म्यू इक्वल्स टू tan थीटा होता है। म्यू आपको दिया हुआ है 0.84 tan थीटा, तो थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स 0.84 और यहां पर आपको ये टेबल मिलती है, साइन की टेबल मिलती है जहां पर ये इनवर्स का फॉर्मूला लिखा रहता है। सो यहां पर डायरेक्टली आपको 40 डिग्री जो है करेक्ट आंसर है और सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 41. What is the work done to move a body of mass 60 kg to a distance of 5 meter if the coefficient of friction between body and plane is 0.2? एक 60 किलोग्राम की वस्तु को 5 मीटर तल विस्थापित करने में कितना कार्य करना होगा यदि घर्षण गुणांक 0.2 है। सो वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। सो यहां पर जो पहला फॉर्मूला हमने देखा था म्यू इक्वल्स टू फोर्स अपॉन लोड होता है। म्यू आपको दिया हुआ है 0.2, फोर्स आपको निकालना है और लोड है आपका 60। सो यहां से आपका फोर्स आ जाएगा 12 न्यूटन हो जाएगा और वर्क डन हो जाएगा 12 मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट है आपका 5 मीटर। सो दिस विल बी 60 kg मीटर एंड ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42. How much will be the work done in moving a 10 kg object resting on a horizontal plane through a distance of 10 meter? Assume mu equals to 0.15. So एक 10 kg के वस्तु को 10 मीटर तक विस्थापित करने में कितने बल की आवश्यकता होगी। सो अगेन सेम प्रॉब्लम है, वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा और यहां पर पहले वाले फॉर्मूले से म्यू इक्वल्स टू फोर्स अपॉन लोड हो जाएगा। म्यू आपको दिया हुआ है 0.15, फोर्स आपको निकालना है, लोड है 10 kg। सो यहां से फोर्स आ जाएगा 1.5 न्यूटन और आपको डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है 1.5 न्यूटन मल्टीप्लाइड बाय 10 मीटर। सो इट विल बी 15 मीटर kg एंड ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 43. How much force is required to stop a vehicle of mass 1000 kg running on a road with coefficient of friction between the tires and the road is 0.4? 1000 किलोग्राम द्रव्यमान के वाहन को रोकने के लिए कितने बल की आवश्यकता होगी यदि म्यू इक्वल्स टू 0.4 है। सो यहां से अगेन म्यू इक्वल्स टू फोर्स अपॉन लोड हो जाएगा। म्यू आपको दिया हुआ है 0.4, फोर्स अपने को फाइंड करना है कितना बल चाहिए और लोड है 1000 kg। सो फोर्स इक्वल्स टू 400 kg, मतलब 400 किलोग्राम का बल चाहिए किसी एक वाहन को रोकने के लिए। ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 44. विच अफेक्ट्स द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द ऑब्जेक्ट? वस्तु के गुरुत्व केंद्र को कौन प्रभावित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मास। एक्चुअली ये होना चाहिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। क्वेश्चन नंबर 45. व्हाट इज द नेम ऑफ द पॉइंट एट विच ऑल द वेट ऑफ द बॉडी कॉन्सेंट्रेटेड? उस बिंदु का नाम क्या है जिस पर किसी पिंड का सारा भार केंद्रित होता है? आंसर हो जाएगा बी सेंटर ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्व केंद्र। क्वेश्चन नंबर 46. वेयर द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए सर्कल लाइज? किसी वृत्त का गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है? आंसर हो जाएगा ए एट इट्स सेंटर, इसके केंद्र पर। क्वेश्चन नंबर 47. व्हाट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन फ्रॉम इट्स बेस? एक लंब वृत्तीय शंकु का उसके आधार से गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी h/4। क्वेश्चन नंबर 48. व्हाट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए रेक्टेंगुलर बॉडी? एक आयताकार पिंड का गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इट्स डायगोनल्स, इसके विकर्णों के प्रतिच्छेदन बिंदु पर।
क्वेश्चन नंबर 49, व्हाट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए सॉलिड हेमिस्फीयर फ्रॉम इट्स बेस। एक ठोस गोले का उसके आधार से गुरुत्व केंद्र कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 3r/8। क्वेश्चन नंबर 50, व्हाट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए स्फीयर। एक गोले का गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एट द सेंटर, उसके केंद्र पर। तो इस वीडियो में इतना ही। इस सीरीज में कुल 5 वीडियो होंगे जिसमें 259 क्वेश्चनों को हम हल करेंगे। हमारे वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि सभी स्टूडेंट इसका लाभ उठा सकें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको डायरेक्ट मिल सकें। थैंक यू।